नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवीएस क्लासेस में पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पे हम न्यूटन के गति संबंधी नियमों को कवर करेंगे और जानेंगे उसके बारे में विस्तार से क्या है न्यूटन के गति संबंधी नियम, इनका क्या है हमारे जीवन में उपयोग, और इसी के साथ में इस टॉपिक का यूज हम किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एवीवीएस क्लासेस पर अगर आप नए हैं तो ये जो चैनल है, इस चैनल पर आप अपने आईआईटी जेईई, नीट और पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। इसके दो चैनल हैं। तो एक चैनल पर आप अपने आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर दूसरा चैनल जो है जहां पर आप अपने टीजीटी और पीजीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी के आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है एवीवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपको वीडियोस मिलते हैं उनका लिंक जरूर शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचती रहे। चलिए, ये तो हो गई थोड़ा सा प्रमोशन की बात। अब बात करते हैं कि ये जो लेक्चर हम आज कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो अब हम अगर न्यूटन के गति संबंधी नियमों को पढ़ेंगे या न्यूटन के गति संबंधी नियमों को अगर हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पे न्यूटन के गति संबंधी नियमों को पढ़ने के लिए कौन कौन से और टॉपिक की जरूरत होगी जहाँ से हम इन नियमों को आसानी से समझ पाएं। तो यही हमें करना है, इन्हीं को हमें समझना। ये नहीं कि यार मैं सीधे सीधे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ूंगा और उससे पहले कि जितने भी मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स है वो समझूंगा ही नहीं, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अगर न्यूटन के नियम पढ़ने हैं, न्यूटन के गति संबंधी नियम पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा बल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कवर करना है बल के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बल होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार, बल के कितने प्रकार होते हैं या फिर बल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों है ना। हमारे दैनिक जीवन में बल का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इसके कार्य हैं, इसके बिना हमारा जीवन चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे कि बल की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स, क्या इसकी यूनिट है, फोर्स की क्या यूनिट है, चाहे वो एमकेएस में हो, चाहे वो सीजीएस में हो, चाहे वो एफपीएस में हो, तो बल की क्या यूनिट हम ले सकते हैं, ये हम बात करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा इनर्शिया, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है न्यूटन के प्रथम नियम में। ठीक है, तो इनर्शिया यानी कि जड़त्व। तो जड़त्व की संकल्पना क्या है, जड़त्व की अवधारणा क्या है, इसको हम समझेंगे, इसको हम जानेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा संवेग, क्योंकि संवेग जो है एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका बहुत सारा टॉपिक कवर होता है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप इस टॉपिक को ही पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से आपको मिलेगा। ठीक है, तो संवेग हम कवर करेंगे। देखिए, एक ही टॉपिक में, एक ही प्रकरण में या न्यूटन का गति संबंधी नियम हमें कवर करना है और उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि यार निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र का मतलब कि हम जहां पे हैं और हमारे आसपास की चीजें हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किस तंत्र में आएंगी, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगी, ये हम समझेंगे। और फिर गति के संबंधित नियम तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, ये तो हमारा मुख्य टॉपिक है आज का। और उसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, कुछ इसके अनुप्रयोग है, तो जानेंगे कि जिसको हम पढ़ रहे हैं क्या हमारा यूजेस हैं, उसको हमारी लाइफ में उसके कोई उपयोग है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो वहाँ पे आप इसको अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चित्र ये दिख रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ किसी चीज को बिना छुए और मैं ये सोचूं, ये कल्पना करूं कि मेरे बिना छुए वो चीज अपना जो स्थान है वो परिवर्तित कर दे। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। ठीक है, मैं मान लूं कि ये पेन मैं उठाऊं ना, ये टच ना करूं और मैं मेरे हाथ में अपने आप आ जाए, तो ये संभव नहीं है। ऐसे ही इस बालक को आप देख सकते हैं, ये बालक जो है वो प्रयास कर रहा है कि वो उंगली से इशारा करे और ये जो पूरी की पूरी अलमारी है या ये बॉक्स है ये खिसक के दूर चला जाए। ठीक है, तो ये शक्तिमान तो है नहीं। ठीक है, कि शक्तिमान उंगली से ऐसे करेगा और चीज़ें इधर उधर सेट हो जाएंगी, इधर उधर घूमने लगेंगी।
तो यहां पर इसे करना क्या पड़ेगा, समझिएगा। इसको मूव करने के लिए ये जो बोल रहा है मूव, तो बोलने से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा, फोर्स लगाने से काम चलेगा। इसको टच करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक बल आरोपित कर रहा है इस पर, इस पूरे बॉक्स पर, इस अलमारी पर, जिसकी वजह से ये अपने मोशन में चेंज कर रहा है, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि अब ये जो अलमारी है, ये जो बॉक्स है, वो इस दिशा में गति करने लगेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसके फोर्स की वजह से, इसके फोर्स की वजह से ये इस दिशा में गति करने लगेगी। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ, तो ये संभव हुआ है केवल और केवल इसके द्वारा आरोपित किए गए बल की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बल की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम बल धक्का लगा रहे हैं किसी चीज को, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम खींचकर भी उसको अपनी तरफ कर सकते हैं। भाई डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है, उसकी पोजीशन तो बदल ही रही है। अगर हम किसी चीज पे धक्का लगा के उसको मूव करा सकते हैं, तो उसको खींचकर अपनी तरफ भी तो ला सकते हैं। तो दो तरीके से हम किसी भी वस्तु पर बल आरोपित कर सकते हैं, पहला उसको खींचकर, दूसरा उसको धकेल कर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुलिंग। क्या बोलते हैं इसको, पुल। और इसको क्या बोलते हैं, पुश, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसने क्या किया, इसने खींचा। ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली को अपनी तरफ ये खींच रही है लड़की, और ये आदमी क्या कर रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि आप या तो चीज को खींचेंगे अपनी तरफ या फिर उसको धकेलेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के फोर्स हो सकते हैं, दो तरीके के बल यहां से आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला जिसका नाम है पुलिंग फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, खिंचाव बल, अपनी तरफ खींचना, ठीक है। और दूसरा पुशिंग फोर्स, या धक्का देना, दूर की तरफ फेंकना अपने से, तो दूसरा बल हो गया पुशिंग फोर्स। क्लियर है, दोनों फोर्स समझ में आ गए। ऐसे ही और भी तरीके के फोर्स हो सकते हैं। आपने ये जो दो तरीके के प्रकार देखे हैं, इन फोर्सेस में, इन बलों में क्या करना पड़ता है, हमें किसी वस्तु को छूना पड़ता है, ठीक है। बिना छुए तो ना तो आप पुल कर सकते हैं, ना ही आप पुश कर सकते हैं, ना तो आप उसको खींच सकते हैं अपनी तरफ, ना ही उसको धकेल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको उस वस्तु को छूना पड़ेगा, उस वस्तु को टच करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट एनी टच यू कांट apply any force on the object and you can't change the position, okay? आप उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते, आप उसको छुए बिना। हाँ, दूसरे तरीके की बात करेंगे बलों की तो वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके के किसी ऑब्जेक्ट को जब तक आप छुएंगे नहीं, तब तक आप उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो दो तरीके से आप उसकी पोजीशन में चेंज कर पाएंगे, एक तो क्या है, पुश करके, उसको धकेल करके, और दूसरा उसको अपनी तरफ खींच करके, ठीक है। दूसरी इमेज पर आते हैं और दूसरी इमेज की बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, देखो यहां पर आपने जब देखा था पिछली इमेज में, तो ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। जिस दिशा में ये फोर्स अप्लाई कर रहा था, बल लगा रहा था, उसी दिशा में इसका विस्थापन भी हो रहा था। सेम जिस दिशा में ये लड़की बल लगा रही है, उसी दिशा में इसका विस्थापन भी हो रहा है, ठीक है। तो अधिकतर बल ऐसे होते हैं, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विस्थापन होता है। मैं कह रहा हूं अधिकतर, सारे नहीं, ठीक है। सारे बल जो है वो हम पढ़ेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी और पता चलेगी कि कुछ ऐसे भी बल होते हैं जिनकी दिशा के विपरीत विस्थापन हो जाता है, ठीक है। तो उन बलों की भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जिस दिशा में ये बल आरोपित कर रहा है, उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, ऐसे बल आरोपित कर रहा था, विस्थापन भी ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। स्लोप में ये बल आरोपित कर रही थी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा था। ये ट्रॉली इसी दिशा में खींची चली जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर बल की परिभाषा देना चाहेंगे तो आप ये कहेंगे, बल एक ऐसा बाह्य कारक है जिसको किसी वस्तु पर आरोपित करने पर वह वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, ठीक है। या एक ऐसा बाह्य कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं या उसमें विस्थापन ला सकते हैं, तो उस बाह्य कारक को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल साधारण सी परिभाषा हो गई जो कि आप बल के लिए दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा सा कोई इसमें इशू नहीं है।
ऐसे ही न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो बल को परिभाषित करता है, तो वो भी हम समझेंगे क्या कहता है बल के बारे में। उसके साथ ही यहां पर आप समझिए, मैंने यहां पे देखा कि ये जो ग्रास कटर है, ग्रास कटर मतलब घास को काटने वाली जो मशीन है, इस ग्रास कटर पे लेट करके कोई नहीं चलाता, क्योंकि ग्रास तो क्या है, ग्राउंड पर है ना, लेट करके नहीं चलाता। वो क्या करता है, ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को पकड़ करके इस दिशा में फोर्स लगा रहा है। किस दिशा में फोर्स लगा रहा है, या आप देखेंगे कि फोर्स जो लग रहा है वो इस ट्रॉली पर लग रहा है। किस पर लग रहा है, इस ट्रॉली पर लग रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पर है ना, घास तो है ना, तो ग्राउंड पर है तो वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच कोई कोण बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है। तो यहां पर जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन नहीं है, कुछ एंगल पर विस्थापन हो रहा है। तो समझते हैं इसको, इस टाइप के ये जो अलग टाइप का हमने देखा है यहाँ पे कि फोर्स से अलग किसी पर्टिकुलर एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उससे कुछ एंगल पर, कुछ कोण पर विस्थापन हो रहा है, तो इस स्थिति में हम जो फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ वाले कंपोनेंट को यूज करते हैं। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, ठीक है। तो हम यहां पे कहेंगे कि फोर्स का कॉस कंपोनेंट या क्षैतिज घटक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन है, फोर्स का कॉस कंपोनेंट क्षैतिज घटक। यहां पर समझिए, तो यहां पर ये जो फोर्स अप्लाई कर रही है लड़की, वो इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों के बीच कोई कोण बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल, यहां पर एक कोण बन रहा है थीटा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, फोर्स की डायरेक्शन थी ये। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताइए, तो क्या रिलेशन आपको समझ में आएगा, तो रिलेशन समझ में आएगा कि यहां पर फोर्स का कॉस कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की, या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के कॉस कंपोनेंट की डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा F cos थीटा। क्या हो जाएगा, F cos थीटा। समझ में आ गया। तो F cos थीटा D की डायरेक्शन में। तो इसका करने का मतलब क्या था, इसका उद्देश्य क्या था समझाने का, इसका उद्देश्य ये था कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो आप ये ध्यान रखेंगे कि फोर्स का कोई कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। विदाउट किसी फोर्स के कंपोनेंट के कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी फोर्स लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, या तभी विस्थापन होगा। तो विस्थापन और फोर्स दोनों लग रहे हैं, ठीक है, विस्थापन भी हो रहा है और बल भी लग रहा है। तो बल और विस्थापन जब दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमें मिल जाता है कार्य, ठीक है, या बल वर्क। क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है हमें, कार्य मिल जाता है जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कार्य बराबर क्या होता है, ये होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही काम आने वाली चीज है। तो छोटी बातों को इग्नोर ना करके आप उस पर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो समझेंगे कि इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यही टॉपिक जो है वो आपको आगे चल के काम आने वाला है। छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही क्या होगा, आपका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और कुछ फोर्सेस की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एक फोर्सेस जिसमें हमें वस्तु को छूना कंपलसरी है, वस्तु को छुए बिना उसकी पोजीशन में, उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बलों को हम कहते हैं संपर्क बल, ठीक है, या कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जो बल
जिन बलों को अप्लाई अगर करें हम किसी वस्तु पर तो उन्हें छूने की जरूरत पड़ेगी, या ऐसे बल जिससे हम वस्तु में परिवर्तन बिना छुए नहीं कर सकते, तो ऐसे बलों को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके और उस ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके बीच में क्या, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, यानी कि छूना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट एंड दैट टच। क्लियर है? तो कौन कौन से एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे कि टचिंग फोर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो आरोपित बल, क्या, आरोपित बल। ठीक है, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, जैसे आपने बहुत बार क्रिकेट खेला होगा, हॉकी खेला होगा, तो आप क्या करते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के बैट से क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, मतलब आप बैट से बॉल को हिट कर रहे हैं, मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, आरोपित बल कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे क्लियर कि इसने क्या करा, इस बॉल को हिट किया, किसकी हेल्प से, इसके पास एक क्या है, बैट है, इस बैट से क्या कर रहा है, वो हिट कर रहा है, तो इसने फोर्स को अप्लाई किया, इसी को क्या बोलते हैं, आरोपित बल। तो इसमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ी, मतलब वो अगर बैट को टच नहीं करता तो बॉल भी अपनी जगह से नहीं जाती, मतलब जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती, जिसने फेंकी थी बॉल वो उसी डायरेक्शन में चली जाती जिस डायरेक्शन में फेंकी थी, लेकिन जब उसने बैट लगाया बॉल पे तो बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। ठीक है, तो बॉल डायरेक्शन चेंज कब करेगी, जब वो क्या करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, कौन सा, अप्लाइड फोर्स। सेकेंड आता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बल। स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फोर्स जो कि कंप्रेस यानी कि संपीड़न और विरलन देता है, मतलब आप अगर स्प्रिंग को देखें ध्यान से तो स्प्रिंग में आप जब उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है ना। आप फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग कुछ ऐसा दब जाएगा। ठीक है, आपने फोर्स लगाया दोनों तरफ से, और अगर जैसे ही आप फोर्स को हटा लेंगे तो अब स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, तो अब स्प्रिंग जो है वो ऐसा हो जाएगा, मतलब अब उसके बीच का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संपीड़न और विरलन, मतलब ये भी फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो स्प्रिंग को दबाने में और उसको फैलाने में ये भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको टच करना पड़ेगा, उसके साथ में इंटरेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया किसका, कांटेक्ट फोर्स का। थर्ड एग्जांपल ड्रैग फोर्स। जैसे आप अगर देखेंगे खिंचाव बल इसको बोलते हैं हिंदी में। खिंचाव बल का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पैराशूट को देखा होगा, पैराशूट जब खुलता है तो एयर का क्या लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है नीचे से। ठीक है, तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं, यानी कि खिंचाव बल बोलते हैं। तो यहां पर लिख देंगे ये क्या है, एक खिंचाव बल है। ठीक है, खिंचाव बल है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, आप एक खिंचाव महसूस करते हैं क्योंकि एयर का प्रेशर उस पर लग रहा है। तो ये भी एक तरीका का कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगी एयर तब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एक दूसरे प्रकार का फोर्स है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि आप अपने दैनिक लाइफ जीवन में अगर आप देखेंगे डेली लाइफ में, तो आप फर्श पर चलते हैं, आप जमीन पर चलते हैं, तो चलते समय आपका जो पैर है वो क्या करता है, एक रगड़ खाता है सरफेस के साथ में, सतह के साथ में। जैसे आप इसको रगड़ते हैं तो आपकी हथेलियां गर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है कांटेक्ट की वजह से हो रहा है, रगड़ने की वजह से हो रहा है। तो रगड़न जो फोर्स होता है या घर्षण जिसको हम बोलते हैं, तो घर्षण बल भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। घर्षण बल भी क्या है, एक संपर्क बल है। इसमें बिना संपर्क में आए घर्षण बल नहीं लगता। अगर आपसे कोई कहे कि घर्षण बल के लिए क्या आवश्यक है, तो सबसे पहले कहिएगा कि दोनों सतहों का आपस में संपर्क में आना। दोनों सतह जब तक आपस में संपर्क में नहीं आएंगी तब तक घर्षण बल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और बल है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या इसको हम ये भी बोल देते हैं सतह बल, सतही बल। ठीक है, नॉर्मल बल भी बोलते हैं, सामान्य बल भी बोलते हैं, सतही बल भी बोलते हैं, सरफेस फोर्स इसको बोल दिया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है,
देखो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, सामान्य सा, है ना, सामान्य सा। अगर कोई भी वस्तु किसी सरफेस पर रखी हुई है, या आपने सपोज इस पेन को ऐसे करके सरफेस पर रख दिया, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ये जो सतह है, ये सतह इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, जस्ट परपेंडिकुलर, लंबवत ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगी। इसी बल को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, सतही बल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ये हमने क्या पढ़े, ये सारे के सारे वो फोर्स हैं जिसमें आपको कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है। मतलब आप वस्तु के साथ में जब तक इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक ये जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते, यानी कि आप वस्तु की पोजीशन में, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बल हैं जिसमें आपको संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, आपको कांटेक्ट में आना कोई जरूरी नहीं है, आप आओ कांटेक्ट में मत आओ, ठीक है, वो अप्लाई हो जाते हैं, समझ गए। तो वो कौन कौन से बल है, देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं, जिसमें कांटेक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो कभी कभी अट्रैक्ट होने लगता है, तो अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यानी कि असंपर्क बल के। तो इसमें आपका आ जाता है रिपेल, इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप अट्रैक्ट होते हुए देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, रिपेल होते हुए देख रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल किसके, नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि असंपर्क बल के एग्जांपल है। इसमें सबसे पहला आता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। इसको हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय बल, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, चुंबकीय बल की अगर हम बात करें तो चुंबकीय बल आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास अगर दो चुंबक है तो चुंबक के बारे में आपको पता है कि उसके दो ही ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो ये मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपके पास दूसरी चुंबक है एक, तो इसके कितने ध्रुव होंगे, इसके भी तो दो ही ध्रुव होंगे। चुंबक के हमेशा चाहे वो बारीक से बारीक पाउडरी क्यों ना हो, उसके भी दो ही ध्रुव होते हैं। तो एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ पोल के पास लेके गए तो दोनों एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, ठीक है, मतलब जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि वो कहेंगे यार मेरी तरह तो है ये, तो मैं इससे क्यों जुड़ूं। दूसरा, अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके गए, इसके पास साउथ पोल के पास लेके जाओगे तो वो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी। मतलब इवन आप अगर कुछ डिस्टेंस पर भी ले जाके छोड़ दोगे ना इसे, तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि वो अपने आप ही अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो साउथ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल कुछ कम दूरी पर लेके जाएंगे हम, तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगी। तो एक चुंबकीय बल आरोपित होता है एक चुंबक की वजह से, जिसके कारण ये फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। अगला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। क्या बोलते हैं, विद्युत बल, ठीक है। तो विद्युत बल भी है एक इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जिसके बारे में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए ऐसा कि जैसे चुंबकीय बल होते हैं ऐसे ही कुछ कुछ विद्युत बल भी होते हैं। जैसे चुंबक में नॉर्थ एंड साउथ है, ऐसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाता है, यानी कि चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं आवेश। तो आवेश दो तरीके के होते हैं, या तो ऋणात्मक होंगे या फिर धनात्मक होंगे। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस होती है कि अगर धनात्मक आवेश एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। लाइक चार्जेस जब भी आएंगे पास में तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर भी आप ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव एक दूसरे को धकेल देंगे दूर दूर, ठीक है, एक दूसरे को दूर दूर धकेल देंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, खिंच रहे हैं एक दूसरे की ओर। पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये पॉजिटिव एक पास आएंगे, खिंच जाएंगे आपस में, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे।
सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो दूर दूर भागेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो खिंचे जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसके साथ ही एक और फोर्स है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी अपनी अर्थ से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए पूरे यूनिवर्स में, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना एक मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब ने बताया था, न्यूटन सर ने बताया था। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप ये देखिए कि अगर हम किसी चौक को ऊपर फेंकें तो वो नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि जो अर्थ है, हमारी अर्थ की जो सरफेस है, या हम ये कह सकते हैं अर्थ का जो सेंटर, वहां पर एक ऐसा, अर्थ की जो सरफेस है वहां पर एक ऐसी चुंबक तरीके से लगी हुई है, चुंबक की तरह एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है, उस चौक को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो आप ऐसे करके समझिए कि वो भी एक चुंबक की तरह ही है जो कि एक ऑब्जेक्ट को खींच रही है। ठीक है, खींचने का काम कर रही है। तो इसमें क्या होता है? रिपल्सन नहीं होता है, इसमें केवल और केवल आकर्षण होता है। यहां पे गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण दिख रहा होगा, तो केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतिकर्षण इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बल आपने पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं, इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है। इन दोनों पिक्चर्स में अगर आप अंतर देखना चाहेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। तो पहली इमेज जो है, इस पहली इमेज को अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या है कि एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इस कार्डबोर्ड पर एक कॉइन रखा हुआ है, इस कॉइन को स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है। देख पा रहे होंगे ना कि एक बहुत बार आपने ये करके भी देखा होगा घर पे, कि एक ग्लास लिया आपने और उसके ऊपर क्या रख दिया, एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर कॉइन रख दिया, एक उसको क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो जैसे ही आप इसको स्ट्राइक करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इस दूसरी पिक्चर में आप देखिए, दूसरी पिक्चर में क्या है कि ये जो कॉइन था वो ग्लास में गिर गया, जबकि कार्डबोर्ड जो था या जो ये पेपर था वो उड़ गया। ठीक है, क्योंकि आपने फोर्स किस पर लगाया था? फोर्स लगाया था पेपर पर, आपने बल इस पर नहीं लगाया था। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जड़त्व। तो ये जो जड़त्व का कॉन्सेप्ट है, इस जड़त्व के कॉन्सेप्ट को हम अगर समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, तो ये इनर्शिया आपको क्या समझाता है, आपको क्या बताता है? इस इनर्शिया से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान की अनुभूति होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज करना नहीं चाहता। जैसे मेरा मन है अभी मैं लेटे रहूं, तो मेरा मन यही करेगा कि मैं लेटे ही रहूं। ठीक है, जब तक कि कोई जरूरी काम नहीं होगा तब तक उठेगा नहीं इंसान। दूसरा, अगर लग रहा है कि आप जैसे मान लीजिए आप बस में सफ़र कर रहे होंगे, कई बार मजाक से हट के बात करते हैं, ठीक है, बस में सफ़र कर रहे होंगे तो जैसे ही ब्रेक लगाता है कोई चालक या ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ खिसक जाती है, मतलब आपको झटका लगता है एक। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगेंगे आप आगे की तरफ झुकोगे। ऐसे ही आप अगर देखो, जैसे एक्सेलरेट करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, मतलब अचानक से तेज एक्सेलरेट करता है तो आप पीछे की ओर जाते हैं, मतलब आपको पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये पोजीशन में चेंज की वजह से हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी नहीं चाह रही कि आपकी पोजीशन में कोई चेंज हो, लेकिन बस ने तो अपनी पोजीशन में चेंज किया है ना, अपने जो वेलोसिटी है उसमें चेंज किया। तो पोजीशन में चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो उस स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। हमेशा ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ही करता है। ठीक है, अगर वो गति में है तो वो ये चाहेगा कि वो गति में ही रहे, उसको कोई भी छुए ना, उसको कोई भी हिलाए ना, उसको टच ना करे। अगर वो विराम अवस्था में, तब भी वो ये चाहेगा कि उसको कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें, ऐसा वो चाहेगा। लेकिन फिर भी नेचर की कॉल है, मतलब उसको करना है परिवर्तन, है ना। तो उसमें आप जैसे यही है
यहाँ पे आपने मजे ले लिए इसके साथ में, मतलब ग्लास लिया, ग्लास में पेपर रखा, उसके ऊपर कॉइन रखा और पेपर पर फोर्स लगाया तो कॉइन जो है नीचे आ गया। इसने सिद्ध कर दिया कि भाई मैं अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करूंगा। फोर्स किस पर लगाया था? पेपर पर। पेपर करे अपनी पोजीशन चेंज, मैं क्यों करूं, है ना। तो इसीलिए कॉइन ने पोजीशन चेंज नहीं की और वो ग्लास में गिर गया आके, लेकिन पेपर ने अपनी पोजीशन में चेंज किया क्योंकि उस पर फोर्स ही इतना लग गया था। समझ रहे हो आप, इतना फोर्स अप्लाई हो गया कि वो उसे मजबूर होना पड़ा अपनी पोजीशन में चेंज होने के लिए। हालांकि उसने भी विरोध किया, ठीक है, इस पेपर ने भी अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध किया, लेकिन भाई उसकी औकात नहीं थी ना इतने कि उसने फोर्स तो ज्यादा लगा दिया। अब उसकी औकात नहीं है कि यार वो अपनी पोजीशन में इतना मतलब इतना दृढ़ता से वहां पे डटा रहे कि यार उसके बल के बराबर उसका जो बल लग रहा है उसका भी विरोध कर दे, ठीक है। तो ये उसकी काबिलियत नहीं थी, इसलिए उसकी पोजीशन में चेंज हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 2 ट्रॉली हैं, खिलौने इसमें रखे हुए, कुछ बॉक्सेस रखे हुए, कलर्ड बॉक्स रखे हुए हैं। तो पहला जो है इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि 3 बॉक्स रखे हुए हैं इसके एक एक के ऊपर, मतलब 2 यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, यहां पर भी वही 3 बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें आप देखेंगे जब ये इधर की तरफ मूव कर रही है तो यहां पे एक क्या है, एक इसको एक कह सकते हैं यहां पे इसको अवरोध मिल गया। तो इस अवरोध से जैसे ये टकराएगा, टकराने के बाद यहां पे देखेंगे ऊपर वाला जो डब्बा था तीसरे नंबर वाला, ये खिसक के आगे आ गया। जैसा मैंने बताया था कि बस में अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक लग जाए तो आप आगे की ओर जाएंगे, मतलब आपकी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज को अपोज करेगी, लेकिन आपके जो पैर हैं, पैर तो क्या थे, मोशन में थे, आपकी अपर बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी। तो ये जो अपर बॉडी है ये अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। अचानक से आपको ये झटका लगता है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर ये दोनों आपको दिख रहे होंगे कि ये अपनी पोजीशन में चेंज को अपोज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आगे की तरफ आ गया। ऐसे ही यहां पे कुछ ये पेंडुलम्स हैं, ये पेंडुलम्स लटके हुए हैं, ये पेंडुलम्स यहां से एक पेंडुलम को खींचा और इसको छोड़ दिया। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये इससे जाके टकराएगा, ठीक है। तो ये टकराएगा तो ये मूव करेगा, मोशन में आएगा। तो मैं यहां पे m लिख दे रहा हूं, मोशन में आएगा। यहां से इसको भी कुछ फोर्स मिलेगा तो ये भी थोड़ा सा हिलेगा, मोशन में आएगा, लेकिन कम, ठीक है। तो इसका मोशन ज्यादा होगा, इसका इससे कम होगा, फिर इसका और कम होगा और इसका मोशन क्या होगा, 0। ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि यहां पे यहां तक आते आते इतना फोर्स उसे नहीं मिला कि वो हिल पाए। मतलब उसका अपना भी कुछ वेट था, जिस वेट ने यहां से आने वाले फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया कि भाई तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू मेरे को हिला पाए, ठीक है। तो इसके पास जड़त्व तो ज्यादा था इनकी वजह से, क्योंकि ये दूर था, डिस्टेंस की वजह से इसके पास जड़त्व तो ज्यादा था। जड़त्व तो ज्यादा होने का मतलब ही ये हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, ठीक है। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति है, उसको अपनी जगह से अगर आपको हिलाना है तो 2-4 लोग और आएंगे उसको हिलाने के लिए कि यार उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसको हिलाना पॉसिबल नहीं है, तू भी चल तू भी चल तू भी चल, तब मिल के हिलाएंगे, ठीक है। अगर कोई सूखा सा है तो उसको तो मतलब खींच ही लोगे, समझ गए। तो वही है यहाँ पे जड़त्व का मतलब, कि जड़त्व का मतलब हो गया कि कोई भी इंसान अगर अपनी पोजीशन में चेंज करना नहीं चाह रहा तो उस पर इतना फोर्स लगा दो, इतना बल लगा दो कि वो मजबूर हो जाए अपनी पोजीशन में चेंज होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जड़त्व। जड़त्व का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में भी, और न्यूटन से रिलेटेड जो फर्स्ट लॉ है वो जड़त्व का ही नियम है। तो इस नियम को हम समझते हैं, ठीक है। इस नियम को समझने के लिए यहाँ पर एक डायरेक्शन से रिलेटेड इनर्शिया है, वो भी आप समझ लीजिए, डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। तो डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग एंड डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया को अगर समझना है तो आप अगर रोड पर चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो आप जैसे ही मोड़ पर आते हैं तो मोड़ पर आप ये अनुभव करते हैं कि आप रोड से दूर भाग रहे हैं, समझ रहे हैं, आप रोड से दूर भाग रहे हैं, तो वो इनर्शिया की डायरेक्शन है।
आप रोड से दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी, आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप सफर कर रहे हैं, उस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है, जैसे आप वृत्ताकार गति करते हैं या मोड़ पर चलते हैं, उसका नाम है अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो वो अभिकेंद्र बल उस पे कार्य कर रहा है, जिसको अपोज करने के लिए एक बल लगता है जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, यानी कि दिशा का जड़त्व या जड़त्व की दिशा का जड़त्व इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, यहां पर न्यूटन से संबंधित कुछ लॉ है जिसको आप देख पा रहे होंगे। पहला लॉ है, जो पहला लॉ का एक एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ का एक एग्जांपल है पहले नियम का। तो यहां पर आप देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर आप देखेंगे फुटबॉल, जब आपने देखी होगी फुटबॉल, जब आप खेलते होंगे, खेली नहीं होगी तो देखी तो होगी, है ना। तो फुटबॉल जैसी आपने ग्राउंड पर रखी तो वो रेस्ट पे है, उस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो रेस्ट पर होने का मतलब ये हो गया कि वो अभी क्या है, अपनी पोजीशन में चेंज करने को तैयार नहीं है। मतलब उसमें अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, यानी कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक वहां पे रखा रहेगा, किसी जगह पर रखा रहेगा जब तक कि हम उसको उठाए ना, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फोर्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो गेंद आप देख रहे हैं, जो फुटबॉल आप देख रहे हैं, इस फुटबॉल में की स्थिति में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना करें। तो अब यहां पर एक खिलाड़ी आया, उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और यहां पर उसने मारी इस गेंद को लात, जोर से मारी, और जोर से जैसी लात मारी तो ये जो गेंद है वो उड़ के पहुंच गई आगे। ठीक है, तो अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या है ये? एक अनबैलेंस्ड फोर्स। इस बल को ही समझना है आपको, इस बल को बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब ये होता है कि जितना वेट उस बॉल का है, उस वेट से ज्यादा, उस वजन से ज्यादा हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उतना ही बल हमने अप्लाई कर दिया, हल्के से टच कर दिया, वो नहीं लेगी अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि उतना बल तो उसके पास भी है। दो समान ताकतवर व्यक्ति को अगर आप भिड़ा दो आपस में तो कोई नहीं जीतेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास जो है वो बराबर बराबर क्या है? ताकत है। तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि आप उसको हिला पाओ, या तो आपकी ताकत उससे कम है या उसके बराबर है। जैसे हम इस दीवार पर कितना भी धक्का मारते रहे, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको हिला पाएं। लेकिन वहीं अगर मैं हथौड़ा लाके इसको ठोकने लगूं, जोर जोर से मारने लगूं, तो ये दीवार जो है वो टूट सकती है। ठीक है, चांसेस है अगर वो अंबुजा सीमेंट से बनी होगी तो नहीं टूटेगी, तो आपको उस पर क्या जेसीबी चलानी पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, अब जो है ये मोशन में आ गई। ठीक है, अब ये पहुंच गई भाई मोशन में, यानी कि अब इसमें क्या हो रही है? गति हो रही है। समझ लो, गति हो रही है। गति का मतलब यह है कि अब ये गति में ही रहना चाहेगी। कोई रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही थी, लेकिन अब ये गति में आ गई, मतलब मूव कर रही है तो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। कॉन्सेप्ट वही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में ही रहना चाहता है जिसमें वो है। मैं खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं जब तक ये टॉपिक खत्म ना करूं मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर मान लो कि कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई समझ रहे हो? तो यहां पे अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनस्टेबल फोर्स, अगेन वही अनबैलेंस्ड अनस्टेबल फोर्स आ गया। अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक उस पर अप्लाई नहीं होगा तब तक वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगी। तो यहां पर नेट आया, नेट से जैसी वो बॉल टकराई तो उसने अपनी पोजीशन में चेंज किया और अगेन वो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया को समझने का। पहले रेस्ट पर थी बॉल, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो क्या हो गई? कौन सा फोर्स लगाया? अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स लगाने के बाद क्या हो गई? वो गति में आ गई। गति में आने के बाद फिर से उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा और फिर से वो रेस्ट पे आ गई। तो ये जो रेस्ट मोशन ये जो चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? टोटली चेंज बाय ए अनबैलेंस्ड फोर्स। किसकी वजह से हो रहा है? ये चेंज हो रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। और ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाह्य असंतुलित बल इस पर जो अप्लाई हो रहा है, इसी बल की वजह से कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है।
तो इसको हमें समझना, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया ये होता है कि अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज को, अपने पोजीशन में होने वाले, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है, तो ये जो गुण है उस वस्तु का, ये गुण ही उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को अपोज करती है, उसका विरोध करती है, तो इस गुण को हम उस वस्तु की इनर्शिया कहते हैं, उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सरल है, बस आपको एग्जांपल अगर समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। तो इसको हम जड़त्व का नियम समझेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर आपके नोट्स इंग्लिश में बन रहे हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में बन रहे हैं तो हिंदी में नोट कर लीजिएगा। तो ये प्रथम नियम है गति का, ये जड़त्व से ही निकल के आया है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, और लिख लीजिएगा बाहरी असंतुलित बल, बाहरी असंतुलित बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी असंतुलित बल लगाकर उसे विराम अवस्था में नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक वो अपनी वस्तु में कोई, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट वही है, वहीं से निकल के आया। आपने जो अभी फुटबॉल वाला एग्जांपल देखा था, वहीं से मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया। तो कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में ही रहना चाहती है, जिस अवस्था में वह है, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, अगर वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये प्रथम नियम कहता है गति का। उसके बाद नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो ये। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, ये जो कुछ 3 बच्चे हैं शरारती, ये क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और इस बेचारे को पकड़ा दिया बांध करके। ये बड़ा सा पत्थर लिया है और इसको रोप से, रस्सी की सहायता से बांध करके और इस बेचारे बच्चे को पकड़ा दिया। वहीं दूसरा छोटा सा पत्थर दिया और ये इसको पकड़ा दिया। दोनों के एक्सप्रेशन नोट करिए आप। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन देखो और इसके एक्सप्रेशन देखो। ठीक है, और इसके एक्सप्रेशन देखो, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर क्या हो रही है, चीटिंग हो रही है। ठीक है, चीटिंग कैसे हो रही है कि ये जो है, इसके एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, इतना बल लगा रहा है और उसके बाद भी ये जो पत्थर है वो इससे हिल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बल लगा रहा है, ये देख के पता चल रहा होगा आपको। और ये देखो, इसने देखो एक हाथ से पकड़ा है, इसने दोनों हाथ से पकड़ा है। यहाँ देखो, इसने एक ही हाथ से पकड़ा है और ये इसको खींच रहा है। ठीक है, बड़ा मस्त तरीके से खींच रहा है, खुश हो रहा है यार, उससे खींच ही नहीं रहा है और ये मैं आराम से खींच ले रहा हूँ। कारण क्या है, कारण समझते हैं इसके पीछे की क्या है कि ये जो पत्थर है इसको खींचने में इसको इतना बल लगाना पड़ रहा है कि इसके पसीने छूट रहे हैं, और दूसरा ये जो छोटा सा पत्थर है ये आराम से खिंच जा रहा है। समझ रहे हैं? अब कारण इसको समझते हैं। देखो, एक छोटे से बच्चे को अगर आप छोटा सा पत्थर दे दो तो उसके बस की बात नहीं है कि उसको खींच पाए, है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर उतना बल आरोपित करने की क्षमता नहीं है कि उस छोटे से पत्थर को भी खींच पाए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो कि क्या है, बड़े हैं, मतलब थोड़े बड़े हैं, तो इन बच्चों के पास जो पत्थर हैं, इन पत्थरों की जो अपना अपना जड़त्व है, या अब हम कह सकते हैं ये जो बल आरोपित हो रहा है इनके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा, या ग्रेविटेशनल फोर्स आरोपित हो रहा है, इस पर लग रहा है, तो वो इतना ज़्यादा है इस बड़े वाले पत्थर का कि इसकी ताकत उतनी नहीं है कि इसको खींच पाए। समझ रहे? तो ये इसका मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है, क्या बोलेंगे इसका? द्रव्यमान। और द्रव्यमान में अगर गुरुत्वीय त्वरण g से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? फोर्स बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जरूरी था यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना, तो मैंने बता दिया कि अगर द्रव्यमान में हम g से गुणा कर दें, g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की गुणा अगर हम द्रव्यमान के साथ में करवा दें तो वो बल बन जाता है। तो मैंने ये बताया थी, गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी पे आरोपित हो रहा है ना? चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो, पृथ्वी पर अगर है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो आरोपित हो ही रहा है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा हर एक ऑब्जेक्ट पर, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, उतना ही होगा सब पर। गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है उसका मान कितना होता है? 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब ये सेम होता है, हर एक ऑब्जेक्ट पर इतना ही गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, लेकिन द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है। आप देख पा रहे होंगे इसका द्रव्यमान ज्यादा है और इसका द्रव्यमान बहुत कम है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को समझाता है अपना गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणात्मक संबंध होता है, या द्रव्यमान और त्वरण का जो मल्टीपल होता है, क्या प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। तो आरोपित बाह्य बल उतना होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए जितना कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जितना है उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। बराबर होगा तो वो एक बार को क्या कर सकता है? खिसका, मतलब हिला सकता है, उसको खिसका नहीं पाएगा, लेकिन हाँ पत्थर जो है वो हिलने लगेगा। ठीक है, लेकिन खिसकेगा नहीं। खिसकेगा कब? जब उसका बल, उसके द्वारा आरोपित बाह्य बल का मान द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से ज्यादा हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझाता है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम अगर हम बात करें तो द्वितीय नियम क्या कहता है? वो कहता है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, और वस्तु के रेखीय संवेग में यह परिवर्तन कार्यरत बल के कारण कार्यकृत बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो फोर्स किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। जहां पर मैंने बताया था G इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, वहां पर यहाँ पर हम एक्सेलेरेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन था उसकी जगह हम रेखीय त्वरण को यूज कर सकते हैं। रेखीय त्वरण समझ में आ गया? तो रेखीय त्वरण और द्रव्यमान के इक्वल मल्टीपल के उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या? फोर्स। ठीक, तो ये द्वितीय नियम है। यहां पर एक शब्द आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं रेखीय संवेग। तो इस रेखीय संवेग को थोड़ा सा समझते हैं। रेखीय संवेग क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमें एक संवेग भी पढ़ना है। संवेग क्या होता है? संवेग का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर एक बल लगा रहे हैं। ठीक है, वस्तु पर हमने क्या लगाया? एक बल आरोपित करा। अब ये जब बल आरोपित करे तो ये अपनी पोजीशन में तो चेंज करेगी। पोजीशन में चेंज करने का मतलब है कि ये गति में आ जाएगी। गति में आ जाएगी तो इसका कुछ अपना एक क्या होगा? वेग होगा। ठीक है, क्या होगा? अपना एक वेग होगा। तो वेग अगर किसी वस्तु का है तो उस वेग की गुणा अगर हम द्रव्यमान के साथ में करवा दें तो क्या मिलता है? संवेग मिलता है। तो क्या मिलता है? संवेग। तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जब हम आगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, किसमें? कार्य ऊर्जा और शक्ति में, तो वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि संवेग क्या है और इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक लास्ट जो है गति के तृतीय नियम में आता है जिसको हम बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। गति का तृतीय नियम है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे क्या है? वाटर है, पानी है, पानी पर चल रही है नाव। नाव में बैठा है एक व्यक्ति जो कि अब किनारे पर उतरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पूरी सिचुएशन समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर एक पैर इसका नाव पर है, दूसरा पैर हवा में लटका हुआ है। जब ये जंप करेगा यहाँ से, तो जंप करने पर क्या करेगा? जंप कैसे करेगा भाई? तो यहाँ से जब ये जंप करने की कोशिश कर रहा है तो ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे, इस वाले पैर से इस नाव पर फोर्स लगाएगा। तो नाव पीछे की ओर जाएगी, नाव जो है वो पीछे की ओर जाएगी। इसने एक्शन किया इस नाव पर, रिएक्शन होगा यहाँ से। एक्शन किसने करा? इसने। रिएक्शन क्या होगा? नाव के द्वारा। तो नाव इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, उतना ही जितना कि ये पैर से इस पर लगा रहा है नाव पर, तो नाव भी उतना ही फोर्स लगाएगी इस पे, बोट भी उतना ही फोर्स लगाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। जैसे मैं दीवार में अगर मारूं, बहुत जोर से ऐसे करके हाथ मारूं, तो मेरे हाथ में चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे मारा और मेरी इतनी ताकत थी नहीं कि ये खिसक जाए। ठीक है, और मुझे ही चोट लग गई। तो यहाँ पे धक्का मारोगे तो आप देखोगे कि ये दीवार भी आपको उतना ही धक्का मारती है, पुश करती है। ठीक है, तो आप पुश करोगे, दीवार आपको पुश करेगी, यानी कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, आप पढ़ेंगे तो पास होंगे।
आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो टॉप कर जाएंगे। तो रिएक्शन मतलब आपने एक्शन किया तभी रिएक्शन उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्मों का फल, तो वही कर्मों का फल है ये। क्या है ये? कर्मों का फल है। आपका कर्म ये है और उसका फल ये है, ठीक है। एक्शन का ही रिएक्शन होता है, कर्म का ही फल होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दो व्यक्ति हैं, आप देख पा रहे होंगे, दोनों पहिए वाले एक स्लेट पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, दोनों मूव करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के एक्शन का रिएक्शन होगा। तो ये क्या है? रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इसकी अगर डेफिनेशन आपको देखनी है, इसका जो एक्शन रिएक्शन का पूरा स्टेटमेंट अगर आपको देखना है इस फोर्स का या फिर इस नियम का, तो आप देख सकते हैं इस नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इसका नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जब पढ़ा है तो इसका मतलब यही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और अलग अलग वस्तुओं पर जो क्रिया होती है उसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है, ठीक है। यदि एक ही वस्तु पर क्रिया की जाए तो परिणाम बल क्या होगा? शून्य होगा। जैसे मान लो कि मैं यहां पर, इसको समझते हैं, ये रिमोट है, इस रिमोट पे एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं और एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं, दबा दिया मैंने, तो अगर मैं दबाऊंगा तो इस पर फोर्स, परिणामी बल कितना होगा? शून्य होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया अगर हम कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि अगर आप जितनी क्रिया कर रहे हैं उस किसी वस्तु पर, उतना ही प्रतिक्रिया बल आप पर कार्य करेगा, और दोनों वस्तुओं पर अलग अलग बल लगेगा और दोनों की दिशा क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दैनिक जीवन में इनका जो उपयोग है, जैसे जड़त्व के नियम का उपयोग है, आप बस में सफर कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आता है कि झटका कैसे लग रहा है। आप बस से जब उतर रहे, चलती बस से, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में मुंह रखना है, आपको अपना चेहरा रखना है, फेस रखना है उतरने के लिए, ठीक है। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में आप चेहरा रखेंगे तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उसी डायरेक्शन में आपको मतलब मुंह करके आपको उतरना पड़ेगा। तो ये भी जड़त्व आपको समझाता है। सेकंड जो लॉ है इसका, वो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको अगर गेंद कैच करनी है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे फोर्स को कम करने के लिए अपने हाथ को पीछे लाना पड़ेगा। कैच करने के लिए आप ऐसे कैच नहीं करते, आप ऐसे कैच करते हैं। क्यों? क्योंकि आप संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं। संवेग में परिवर्तन जितनी देर में करेंगे उतना ही फोर्स कम अप्लाई होगा। संवेग में परिवर्तन जितनी जल्दी कर दोगे फोर्स उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो था, अगर हम सेकेंड लॉ को समझें तो वो था चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां पर मोमेंटम में जो चेंज था उसको चेंज करने में कितना समय लगा वो डिपेंड करता है फोर्स, वो बताता है फोर्स। तो अगर आप समय ज्यादा ले रहे हो फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही कारण है कि आपने कैच करते हुए खिलाड़ी को देखा होगा, वो गेंद जब आती है तो हाथ को पीछे कर लेता है। रीजन वही है कि अगर वो ज्यादा समय तक गेंद में लगाएगा, ज्यादा समय लगाएगा, गेंद को देगा उसकी पोजीशन में चेंज करने में, तो उस पे हाथों पे फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगी, ठीक है। तो ये सेकंड है। थर्ड लॉ जिसका यूज आप देखते हैं बहुत ही ज्यादा जगह, जैसे एक एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था यहाँ पर पिक्चर की हेल्प से, ये कि अगर आपको उतरना है, आपको इस बोट से कूदना है, तो आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा बोट पर। ऐसा नहीं कि हवा में जंप कर दिया आपने 90 डिग्री पर तो ये आपको वहीं धकेल देगी, डुबो देगी वहीं पे, ठीक है। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा उसका। तो ये कुछ एग्जांपल है, डेली लाइफ में इसके यूजेस हैं, तो इसको जानना जरूरी था आपके लिए भी और मेरे लिए भी, आपको बताना बहुत जरूरी था ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए और आप न्यूटन के जो नियम है उनसे कभी भी भयभीत ना हो, ठीक है। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और है जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, बाय।